हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो हम इसको क्विकली डिस्कस करेंगे टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। आप देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की वेबसाइट में हमेशा कहता हूं कि जो भी स्कीम है एक बार वेबसाइट ज़रूर देखिए। आपको फर्स्ट पेज पे ही इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे लगभग आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आप पीआईबी इंडिविजुअली नहीं भी देख पाते हैं तो वेबसाइट देखिए। आज के टाइम पे डिजिटल इंडिया, या हम कह सके जो गवर्नेंस मॉडल है डिजिटलाइजेशन का, तो उसमें सारी ही चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हैं। मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा न्यूज़लेटर स्टार्ट हुआ है, तो वो मत्स्य संपदा है। हम पढ़ेंगे मत्स्य संपदा योजना के बारे में। उससे पहले देखते हैं कि फिशरी सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ कैसे। 2015-16 में आप देखेंगे बेसिकली जैसे एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन है, यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन को डेडिकेट किया गया, उसमें उसके अंदर फंड एलोकेशन किया गया और साथ ही साथ उसमें आगे प्रोग्रेस देखने को मिली। देन 2017-18 में आप देखेंगे नेशनल मरीन फिशरीज पॉलिसी लॉन्च की गई, क्योंकि अभी भी हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है फिशरीज़ में आप देखेंगे मछली जो होती हैं कहाँ होती हैं, तो समुद्र में होती हैं, या फिर जो हमारे पॉन्ड होते हैं जिसको हम फ्रेश वाटर फिशरीज बोलते हैं, इनलैंड फिशरीज बोलते हैं, उसमें होती है। आप हमारी कंट्री का एक बार थोड़ा सा सोचिए कि कंट्रीब्यूशन कहाँ से ज़्यादा होगा। कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इनलैंड फिशरीज़ का है, मेरीन फिशरीज़ का बहुत कम है। मतलब इतनी बड़ी जो हमारी कोस्टल लाइन है गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक पूरी, है ना, उसको हम बहुत कम यूटिलाइज कर पाते हैं। मैक्सिमम हम कहाँ से फिशरीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनलैंड फिशरीज। तो उसके लिए और उसको फोकस करते हुए ये किया गया। 18-19 में गवर्नमेंट ने देखा कि इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए FIDF फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया गया विद द कॉर्पस ऑफ 7,522। 2018-19 में गवर्नमेंट ने क्या किया, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, जो पहले केवल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दिया जाता था, उसको एक्सटेंड किया गया फिशरीज के लिए भी, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी। अब KCC में क्या डिफरेंस है, KCC इन्वेस्टमेंट क्रेडिट नहीं है, KCC प्रोडक्शन क्रेडिट है। मतलब किसी भी चीज़ के ग्रो करने में या फिर जैसे हम कहते हैं ना फसल उगाने में जो खर्चा आएगा उसके लिए दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सेटअप करना है। तो सिमिलरली फिशरीज, मतलब अगर कोई फिश पॉन्ड है पहले से, उसमें जो फिशरीज रियरिंग करनी है उसका जो खर्चा है वो दिया जाएगा, पॉन्ड बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री में गाय भैंस को पालने के लिए, बट गाय खरीदने के लिए नहीं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाय खरीदना इज इन्वेस्टमेंट, गाय को पालना इज प्रोडक्शन क्रेडिट। तो ये प्रोडक्शन क्रेडिट होता है और इसकी लाइफ जो होती है शॉर्ट होती है, 6 मंथ टू 1 ईयर, इसलिए KCC को हम प्रोडक्शन क्रेडिट कहते हैं। सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई 2019 में, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। पहले ये डिपार्टमेंट हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर पहले 3 डिपार्टमेंट थे, अब 2 ही डिपार्टमेंट रह गए हैं। वहाँ से कॉपरेशन को भी अलग कर दिया गया है, कॉपरेशन भी अब एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, और यहाँ पे ये मिनिस्ट्री सेपरेट की गई। 2020-21 कोविड का टाइम था, समय बहुत खास था, कठिनाई भी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में गवर्नमेंट ने लॉन्च की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आप देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और सिमिलरली एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उस टाइम पे लॉन्च की गई थी। याद करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो सकता है, क्योंकि 5 ईयर की ये स्कीम है। कई बार हमसे टारगेट ईयर पूछा जाता है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसे याद रखिए, कोरोना में लॉन्च किया गया था, तो कोरोना 2020 में था, अगस्त सितंबर के टाइम पे, जिसमें बिहार इलेक्शन शुरू होने वाले थे, उसके पहले इसको अनाउंस किया गया था। 2020 से अब आपको ध्यान रहेगा तो 2024 एंड 25 आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि किसी भी स्कीम को पढ़ना है, एक बार वेबसाइट विजिट कीजिए, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। इंडिविजुअल ड्रॉप डाउन को भी ओपन करने को नहीं कहता मैं, उतना भी आप करेंगे आपको बहुत क्लियर समझ आ जाएगा। आप देखेंगे जब आप वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ PMMSY दिखेंगे, टारगेट्स ऑफ PMMSY दिखेंगे। लास्ट ईयर जब स्टूडेंट ने कहा था सर उसमें लिखते क्या 600 वर्ड्स में, तो यही सारी चीज़ें लिखनी थी। अब आप समझ गए होंगे कि हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी सुपरफिशियल, या फिर सुपरफिशियल तब जब पढ़े नहीं है तो फिर वो बहुत इन डेप्थ लगते हैं या फिर डिफ़िकल्ट लगते हैं। बट एक बार अगर हम गो थ्रू करते हैं तो ये आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना से क्वेश्चन आया था फर्स्ट प्रीलिम्स में, और वो जो क्वेश्चन था कि कितनी असिस्टेंटशिप दी जाती है, वो एक पैराग्राफ में, मतलब 3 या 4 लाइन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट में ही लिखा हुआ है। उतने से ही क्वेश्चन पूछा गया था।
इसलिए एक बार इसको जरूर देखना है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पोटेंशियल को हार्नेस करना है सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव इक्विटेबल मैनर में, फिश प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो एक मेजर पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। दूसरा क्या? स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। मच्छी बाजार, क्या कल्पना है मच्छी बाजार की? सारी मच्छी पकड़ के लाओ और बाजार में रख दो और खरीद लेंगे लोग तो ठीक है, नहीं खरीदेंगे तो बर्बाद हो जाएगी, इसलिए औने पौने दाम में बेचो। और इसी वजह से जो मच्छी बाजार में हल्ला है वो इसीलिए होता है कि जल्दी से हमारा प्रोड्यूस कैसे ना कैसे बिक जाए, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर आप सोचिए कि ये चीज़ हो ही ना, कि मछली खराब ही नहीं होनी, तो कौन इतनी जोर जोर से चिल्लाएगा, है ना। तो बेसिकली वो जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट लैक होने की वजह से ये सारी कंडीशन रहती हैं। डबल फिशर्स एंड द फिश फार्मर्स इनकम, कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में फिशरीज का बढ़ाना है, सिक्योरिटी फिशर फार्मर को मिलनी चाहिए, फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रॉबस्ट करना है। और उसके लिए एंटिसिपेटेड आउटकम्स हैं कि बाय द एंड ऑफ 5 ईयर, मतलब जब PMMSY कंप्लीट होगी तो हमको ये चेंज सिनेरियो दिखना चाहिए। ये चेंज सिनेरियो क्या है अभी हम आगे कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, तो जस्ट मैंने आपको बेसिकली बताया। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्रॉड एम जो वहाँ पे मेंशन किए थे वही यहाँ पे इमेज में भी मेंशन है, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। एंटिसिपेटेड आउटकम्स को हम थोड़ा सा देखते हैं। पॉइंट्स में बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होंगे। तो जैसे आप देखेंगे सबसे पहला क्या है? फिश प्रोडक्शन। हमने क्या बोला था? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है वो अलग बात है, बट कितनी बढ़ानी है? प्रेजेंट कंडीशन क्या है? 2019-20 के अकॉर्डिंग जब लॉन्च की गई थी 142 लाख टन, इसको कितना करना है? 220 लाख टन। सिमिलरली आप देखेंगे एनुअल एवरेज ग्रोथ जो 7.53 है उसको 9% करना है। एवरेज एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी जो 3.3 है उसको 5 kg पर हेक्टेयर, 5 टन पर हेक्टेयर करना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन लैख, इसको देखिए कितना इंक्रीज किया गया है, 15 लाख से 55 लाख तक। अब आप सोचिए कि ये इतना ज़्यादा इंक्रीज क्यों किया गया है? क्योंकि जो हम सेकंड पार्ट देखते हैं, हम 3 मेजर ऑब्जेक्टिव सोच सकते हैं। पहला मेजर ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तीसरा है रॉबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिससे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इनकम ज़्यादा जनरेशन हो सके। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, अगर इंडस्ट्री सेटअप होती है कहीं पे भी तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो उसके लिए आप देखेंगे एंटिसिपेट किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यही होता है कि अगर एक इंडस्ट्री सेट की गई उसमें बहुत सारे लोगों को डिफरेंट लेवल पे रोजगार मिलेगा। पर कैपिटा फिश कंजम्पशन जो 5 से 6 kg है उसको इंक्रीज करके 12 kg करना है ना, क्योंकि अवेबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो डेफिनेटली लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे। अभी आपको पता ही है कि कोस्टल रीजन में या फिर जहाँ पे फिश प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि बहुत पेरिशेबल कमोडिटी है, बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं मिल पाती है, वहाँ जहाँ पे बिल्कुल फिश नहीं होती है, तो क्योंकि ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। फिश एक्सपोर्ट को भी डबल करना है, 46,663 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपीस करना है। तो ये एंटिसिपेटेड आउटकम्स है। अब आप समझ गए कि ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है और साथ ही साथ इसको भी उसमें इंक्लूड करना है। ये लास्ट ईयर बेसिकली आंसर में लिखना था। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्कीम से, इनको थोड़ा सा आप समझेंगे। नाबार्ड की मैंने बात की थी। तो ये जो एंटिसिपेटेड आउटकम्स हैं वो ही हमने मैंशन की हैं। अब इसमें बेसिकली ग्रोथ कैसे होगी? जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम एज वेल एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% फंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों की शेयरिंग होगी किसी भी प्रोजेक्ट में। आप देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट 20,050 करोड़ रुपीस का है, जिसमें कि सेंट्रल का शेयर इतना है, स्टेट का शेयर इतना है और बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन इतना है। मान लीजिए कि कोई भी एक प्रोजेक्ट लगना है, मैंने ये किया कि मैं एक इंडस्ट्री सेटअप करूँगा जिसमें कि वैल्यू एडिशन हम करेंगे फिशरीज़ को और पैकिंग करके सेल करेंगे। ओके, ये बेसिक हमने किया तो उससे उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी। सिंपल सा प्रोजेक्ट हमने किया। अब आप देखिए, ये अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर हम करते हैं तो उसमें कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होगा और कुछ क्या होगा मैं भी आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ कुछ कंट्रीब्यूशन मुझे भी करना होगा। तो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? जो बेनिफिशियरी है, प्रोजेक्ट मेरा लगने वाला है, बेनिफिट मुझे होगा, तो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन
भी इसमें कुछ है तो उसको भी इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हमको कितना अचीव करना है, 20,050, ये रेशियो में होता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसमें भी आप देखेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू इतने का इन्वेस्टमेंट टारगेट किया गया, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड के थ्रू 18,330 का टारगेट लिया गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम को अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट टू बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ सेंट्रल फंडिंग। और ये किसके केस में है, बेसिकली 100% सेंट्रल फंडिंग होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम की परिकल्पना यही है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, मतलब मेरे को प्रोजेक्ट लगाना है तो ये कैसी है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिशियरी यहाँ पे इन्वॉल्व है। आप कहेंगे तो इसका अपोजिट क्या होता है, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी या फिर नॉन डायरेक्ट बेनिफिशियरी क्या होता है। मान लीजिए उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट को एक उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट लगाना है जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी, तो वो होता है नॉन डायरेक्ट बेनिफिशियरी या फिर नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। मतलब वहाँ पे कोई बेनिफिशियरी पर्टिकुलर नहीं है, वो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए किया गया। अब उसको सेटअप करने में भी तो खर्चा आएगा, तो वो खर्चा कौन करेगा, तो वो नॉन डायरेक्ट बेनिफिशियरी में आता है। ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी में आता है जहाँ पे इंडिविजुअल को बेनिफिट होगा, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे एनएफडीबी का प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, अप टू 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एससी एसटी एंड वुमेन के लिए। ये क्या है, असिस्टेंस। मान लीजिए मेरा 1 लाख का प्रोजेक्ट है तो 40% की मेरे को असिस्टेंस मिलेगी थ्रू दिस, एंड 60% की एससी एसटी एंड वुमेन बेनिफिशियरी को। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, डिफरेंट कुछ नहीं है। सेंट्रल शेयर में जो भी कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का था या फिर बेनिफिशियरी का था। जो हमने असिस्टेंस की बात की 40%, तो 40% असिस्टेंस कौन दे रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, बाकी किसका था, बेनिफिशियरी का। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारे वही है। अगेन हम दो में सेग्रीगेट करेंगे, नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड और बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। बेनिफिशियरी ओरिएंटेड मतलब इंडिविजुअल, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को बेनिफिट होगा या किसी का प्रोजेक्ट लगेगा। नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड आप समझ गए कि जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें डेवलप करनी है। तो नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड अगर कोई बेनिफिशियरी नहीं है, मान लीजिए पन्नागर यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो वो एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट किसके बीच में शेयर की जाएगी, सेंट्रल और स्टेट में। बेनिफिशियरी की कोई यहाँ पे शेयरिंग नहीं होगी। बेनिफिशियरी क्योंकि कौन है, गवर्नमेंट एंटिटी ही है। अगर वो भी अपना पैसा लगाएगी तो वो फिर से कहीं ना कहीं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया तो स्टेट गवर्नमेंट से आया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट की कंडीशन में 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, 10% स्टेट, अदर स्टेट में 60/40 एंड यूनियन टेरिटरी में 100%। तो ये बेसिकली किसके लिए था, नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। आप आई होप समझ ही होंगे, नॉन बेनिफिशियरी मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं होता, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही बेसिकली इसमें पार्टी होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, चाहे वो स्टेट की होगी चाहे सेंट्रल की होगी, तो उसका अपना कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। अब देखिए बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, जहाँ पे हमने बात की डायरेक्ट वाली, अभी इससे पहले जो हमने बात की थी वो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट के अंदर थी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट के अंदर थी। अब देखिए गवर्नमेंट असिस्टेंस सेंट्रल एंड स्टेट के अंदर कैसे की जाएगी, 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर द एससी एसटी एंड विमेन। ओके, तो ये बेनिफिशियरी ओरिएंटेड सब कंपोनेंट है। देन पैरामीटर इसके लिए क्या है, अगर हम इसको समराइज करें कुछ पार्ट में, अगर हम इसको समराइज करें जो हम 6 पॉइंट ट्रिक में समराइज करते हैं, तो वो समराइजेशन इसका क्या है, किस मिनिस्ट्री की है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। कब कहाँ किसने लॉन्च की थी, जैसे मैंने आपको बताया था बिहार इलेक्शन से पहले, कोविड के टाइम 2020 में, आपको याद करने में आसानी रहेगी। ऐसी कोई टैगलाइन नहीं है, ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर ही। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तीसरा रॉबस्ट फ्रेमवर्क। इतना भी याद रहेगा ना, आप उसको फिर बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अदरवाइज हमने देखा है जब भी स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव आंसर मतलब सबमिट करते हैं और हम चेक करते हैं, उसमें एक ही पॉइंट को घुमा घुमा के लिखा जाता है, तो फिर उसके मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट वहाँ पे टारगेट हुआ। तो यहाँ पे टारगेट ईयर 5 ईयर का है, बजट एलोकेशन ये है, कंपोनेंट बेनिफिशियरी नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड दोनों के हैं, और उनकी शेयरिंग मैंने आपको बता ही दी है। बेनिफिशियरी ओरिएंटेड मतलब जहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, नॉन बेनिफिशियरी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट ही बेनिफिशियरी है, हम ये बेसिकली कह सकते हैं। तो नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वो होता है और उसमें 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही होती है। जो बेनिफिशियरी होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ शेयरिंग रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। एक टेक अवे ज़रूर लेके जाइए कि जो भी स्कीम पढ़ेंगे एक बार उसके वेबसाइट को ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि लिखा हुआ ना भी समझ आए, ना भी पढ़ पाए, कुछ ना कुछ आपको इमेज ऐसी दिख जाए जो आपके लिए बहुत
हेल्पफुल रहे। जैसे हमने देखा था मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर, ये लॉन्च किया गया है। मान लीजिए क्वेश्चन आया और आपने ऐसा कुछ नहीं भी पढ़ा था तो आपको ध्यान आएगा कि मत्स्य संपदा कुछ ना कुछ दिख रहा था वेबसाइट जब आपने ब्राउज की थी। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।